पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो फौजी हैं उनके, जब इनकी घरों से लाशें उठेंगी तब जाके इनको अकल आएगी। आप 1000 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 10,000 आतंकवादी दहशतगर्द मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के हाल कभी नहीं सुधरेंगे। और दूसरा 26/11, अगर भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं कि मैं गलत ही बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, या मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से ये गलत ही बात निकल रही है, लेकिन अगर बंबई में नहीं होगा, ये दिल्ली की कोशिश करेंगे, बैंगलोर की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कलकत्ता की, कहीं की भी कोशिश करेंगे। अभी तो इनको हमने रोक रखा है, पर हमने इनको 10,000 बार रोक दिया। मैं कह रहा हूं इतने सालों में, 10-12 साल में 10,000 बार हमने रोक दिया। लेकिन आरिफ साहब, वही एक बार इनको सक्सेसफुल होना है कहीं से, छुपके से अगर निकल गए। स्लीपर सेल्स इंडिया में, इसीलिए आपको दूसरी चीज ये है कि आपको स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी, ताबूत में सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। साहब मौजूद हैं। मेजर साहब के तारुफ के लिए कोई ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं कि हर आदमी जानता है कि मेजर साहब एक सोल्जर हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी एक ही मकसद के लिए लगा दी है कि इंसानी इकदार की हिफाजत करना। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड नमस्कार। नहीं, नमस्कार, नमस्कार आरिफ साहब, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेजर साहब, पहला सवाल 26/11 के हवाले से ही है। वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि 26/11/2008 को पाकिस्तान की आर्मी, जो कि 70% बजट पाकिस्तान का खा जाती है इस मकसद के लिए कि हमें इंडिया से लड़ना है और कश्मीर आजाद कराना है, लेकिन वो खुद तो आते नहीं है। एक बार आए थे तो वो 93,000 पत्तों में छोड़ के गए हैं। तो 26/11 को इन्होंने टेररिस्ट भेजा। वो क्या दिन था, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और आप ये बताइए कि भारत की सरकार का उसके ऊपर क्या रिएक्शन था, क्या वो सही था? अगर बीजेपी की हुकूमत उस वक्त होती तो क्या मुख्तलिफ होता? हमारे यहाँ थोड़ा सा आरिफ साहब ऐसा है कि एक लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब थोड़ी सी समझ लोगों में आ रही है, और जब से मोदी जी आए हैं तो इस पे काफी काम हुआ भी है। क्या हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना है? बिल्कुल नहीं, अभी बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हाँ, कदम पक्के हैं और कदम आगे बढ़ रहे हैं। जो 26/11 की आपने बात करी, बंबई में जो अटैक हुए थे, यहाँ पे दर्जन भर से ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग मारे गए। और अजमल कसाब उस ग्रुप में था। 10 टेररिस्ट आए थे, समुद्री रास्ते सब लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद ये पता लगा कि भारत ने, ये एक्चुअली माइंडसेट की भी बात है। हम लोगों का इंडिया में एक माइंडसेट है कि अगर हम किसी को नहीं छेड़ते तो कोई हमें क्यों छेड़ेगा, हम किसी को परेशान नहीं करते तो वो हमें परेशान क्यों करेगा। एक एक जहनियत होती है, तो हम लोगों की है ऐसी इंडिया में। पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जो कोशिश करी 26/11 की, वो इसलिए करी, और जो मुकम्मल भी कर पाया पाकिस्तान, वो इसलिए करी क्योंकि उसको लगा कि कश्मीर अब हाथ से हमारे, कुछ ही समय पहले कारगिल में फेल हुआ था बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं वो एक मन में बात थी कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके सबके सामने उजागर करना है कि साहब, कश्मीर के सो कॉल्ड कोट अनकोट मुजाहिदीन जो हैं वो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल पे चढ़ दौड़े और उन्होंने ये कारनामा कर दिया। तो भारत को तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इससे भारत ने सबक भी बहुत लिया आरिफ साहब, और अपनी एंटी टेररिस्ट जो कैपेबिलिटीज थी वो बढ़ाई, और काफी कुछ काम करा है। अभी भी वो काम जारी है। खासतौर से इसमें एक चीज बहुत ज्यादा हुई, जो कोस्ट गार्ड है, मुझे मेंशन करना पड़ेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप्स और टोटल उनकी मैन पावर की स्ट्रेंथ थी, वो डबल से ज्यादा हो गई। और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मैं थोड़ा बहुत रह भी चुका हूँ शूटिंग के सिलसिले में। तो मैंने देखा कि निहायती प्रोफेशनल फोर्स है। तो क्योंकि समुद्र के रास्ते आए थे, तो कोस्ट गार्ड की भी और इन सब लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ाई गई हैं। तो अब तो बहुत ही नामुमकिन के बराबर है। इसलिए आप देखेंगे कि जो पठानकोट में अटैक हुआ था एयरबेस, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बाहर इंडिया में कोई भी ये लोग अटैक नहीं कर पाए। लेकिन आरिफ साहब, मैं एक बात कहता हूं जिसके लिए मैं काफी अनपॉपुलर भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात हमें कहनी चाहिए। अगला जो हमला आएगा, या अगला जो बड़ा साजिश होगी, वो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर से इतनी होगी। मुझे लगता है कि केरला में, मुझे ज्यादा लगता है कि केरला से ज्यादा हो सकती है।
मेजर साहब, आपने कहा कि पठानकोट के बाद ऐसा हमला नहीं हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन तो जारी है और कश्मीर में और पंजाब में हद से ज्यादा एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सेना की कामयाबी है कि वो इसको अटैक होने से पहले ही रोक पा रहे हैं। अभी एक टनल, आप ही ने बताया था अपनी एक वीडियो में कि एक टनल पकड़ी गई थी, हथियारों का काशे पकड़ा गया जाता है और बहुत सारा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? अचानक पाकिस्तान ने इतना ज्यादा क्यों कर दिया है हमला? और इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? कि आफ्टर ऑल भारतीय फौजी शहीद तो हो रहे हैं इन सारे मामलात में। जी, आरिफ साहब, ऐसा है, पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि ये जो पूरा, मैं आपको थोड़ा सा तफसील से अगर समझाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो आरिफ साहब, ऐसा है कि जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तकरीबन 750 किलोमीटर लंबा है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल 750 किलोमीटर लंबा है और इंटरनेशनल बॉर्डर तो है ही हजारों किलोमीटर लंबा। तो पाकिस्तान हर जगह से कोशिश करता है कि घुसा दे। जैसे अभी जो आपने सुरंग का वाकया बताया, टनल का वाकया बताया, वो जम्मू साइड से हुआ था, साउथ ऑफ पीर पंजाल से। तो वहां पे बीएसएफ मुस्तैद है, बीएसएफ ने मुस्तैदी के साथ रोका उनको। अब जमीन के ऊपर से तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने पहले हवाई रास्ता इख्तियार किया कि सब ड्रोन से कुछ हथियार भेजें। जब वो भी बीएसएफ ने मार गिराए तो उन्होंने बोला सुरंग से। तो किसी तरीके से भारत में जाना, और कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर का जब से आरिफ साहब 370 हटा है ना, तो हवा निकल गई। आप देखिए, पत्थरबाजी ना के बराबर हो रही है कश्मीर में, ना के बराबर। क्योंकि एनआईए ने बहुत जबरदस्त काम करा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने पूरी, जिसको कहते हैं कि नलबंद कर दिया कश्मीर में, जहां से फंडिंग होती थी। एंड बड़ी इफेक्टिव प्रोफेशनल एजेंसी है हमारी, तो उसने नलबंद कर दिया वहां पे। उसके बाद ये सब जिनको जेल में डाला गया, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितना भी गुपकार गैंग है, और इसके अलावा वहां पे जो जमात इस्लामी थे, जमात इस्लामी को काफी हद तक रोका गया। उनके जो मदरसे थे जमात इस्लामी के, उनको रोका गया। और जो बाकी मदरसे हैं जो नॉर्मल हैं, जिनका जमात इस्लामी के साथ एफिलिएशन नहीं, वो अभी भी चल रहे हैं। मसाजिद तो चल ही रहे हैं वहां पे, काफी सारे हैं। तो ये सब चीजें हुई। इससे क्या हुआ कि जो अटैक थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो बहुत कम हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था, कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ हाथ खड़ा करके अपना, कि साहब मुझे अंदाजा नहीं था कि 370 हटाने के बाद इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है, लेकिन कहावत है ना कि मतलब वी हैव टू बी लकी एवरी डे, दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस। ये इंग्लैंड में आई थिंक किसी ने कहा था, मार्गरेट थाचर ने या किसी ने कहा था बहुत पहले, टेररिस्ट के बारे में कहा था कि हमें तो हर रोज लकी रहना पड़ेगा कि वो कोई बड़ा वारदात अंजाम ना दे सके। लेकिन उनको सिर्फ एक बार लकी रहना है, वो 1000 बार कोशिश करते हैं, 1000 बार। हम लोग 999 बार उनको रोक देते हैं। एक बार अगर कोई आ जाता है, सुरंग से ही आ गया, आप देख लीजिए ना, सुरंग से ही आ गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरीके से हमें ये इनको रोकना है। लेकिन इस बार भी रोका, नगरोटा में जो मारा, इस बार भी रोका। पर हमें ऐसा लगता है कि हमें मेन पॉइंट, आरिफ साहब, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मेन पॉइंट ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, हमारी जो रणनीति है भारत की, वो गलत है। हम लोग, ये पाकिस्तान से दहशतगर्द, आतंकवादी आते रहेंगे, टेररिस्ट आते रहेंगे, हम लोग गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं आरिफ साहब। अगर हम थोड़ा सा अपना, जिसको कहते हैं ना, किबला दुरुस्त करें, तो बहुत कुछ फायदा हमें हो सकता है, अगर हम लोग ठीक से करें तो इसको। तो क्या गलत कर रहे हैं? मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए? देखिए साहब, स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए कि ये जो एनएसएस साहब ने बात करी थी ना, डिफेंसिव ऑफेंस की, अक्सर एनएसएस साहब करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, अक्सर बात करते हैं डिफेंसिव डिफेंसिव ऑफेंस की कई सारी चीजें हैं। पर एक चीज ये भी कहती है कि सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर इट अकर्स। प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी से हो रही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और आप उसको कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करते रहिए ना अगले 100 साल तक। पाकिस्तान में तो इतने दहशतगर्द हैं कि अगले 100 साल तक भेजते रहेंगे। 100 साल तक आपके फौजी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 100 साल तक आपके फौजी वीरगति को प्राप्त होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। आप नहीं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, जो नल है पानी का, जो खुला हुआ है, नल से मतलब वो नल जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, वो नल पाकिस्तान में है। आप अपने घर में जितना भी पोछा लगाइए, पानी वहां से आ रहा है, पानी तो बहता रहेगा, आप पोछा लगाते रहेंगे, पानी आता। आपको नल बंद करना है जो पाकिस्तान के अंदर है। जब तक वो नल बंद नहीं होगा, तब तक। और इसके ऊपर भी एक खास स्ट्रैटेजी है, अगर आप चाहें तो मैं तफसील से बता सकता हूं कि हमें क्या 1 2 3 4 5 क्या करना चाहिए कि वो नल बंद हो जाए। जी जी, बताइए जी। प्लीज। आपकी ये चीजें हम लोगों, देखें आपकी अभी एक वीडियो भी आई थी डिफेंसिव ऑफेंसिव चैनल पे, कि आपने कहा था कि बहुत हम मर लिए, अब हमें जाके मारना है। क्या कहना चाह रहे थे आप उस सिलसिले में? इसमें आरिफ साहब 2 3 बातें हैं। जब जब ये दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान से,
तो आरिफ साहब, वो किसको मारते हैं यहाँ पे? सिविलियंस को तो मारते हैं, लेकिन उनके टारगेट फौजी होते हैं, वो फौजियों को मारते हैं। लेकिन जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मारते हैं, हम तो पाकिस्तानी फौजी को नहीं मार रहे। तो पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी आईएसआई के लिए और पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए, जिसमें उसकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है, सरकार शामिल है, सब कुछ, उनके लिए बहुत सस्ते का सौदा पड़ रहा है ये। मैं अक्सर ये बात कहता हूं आरिफ साहब की, अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल, कभी आपका दिल्ली आना हुआ तो मैं ले जाऊंगा। मेरे कितने दोस्त हैं जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा गया है, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी है, खासतौर से कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुनाफे का सौदा है, उनको फायदा हो रहा है। अगर उनके लोग मरते हैं तो कौन मरते हैं? आतंकवादी मरते हैं, दहशतगर्द मरते हैं, राइट। उनके फौजी तो नहीं मर रहे, बहुत कम, ना के बराबर। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ फायरिंग वायरिंग हो गई तो फौजी मर गए, पर डेली तौर पे जो जाने जा रही हैं वो तो हमारे फौजियों की जा रही हैं। तो जब तक पाकिस्तान, देखिए, फौजी का बदला फौजी, फौजी का बदला सिविलियन नहीं हो सकता, ये स्ट्रैटेजी ही गलत है हमारी। अगर हम ये बोलें कि साहब, और वो भी कौन सा फौजी? पाकिस्तानी पंजाबी। और आप किसी को हाथ न लगाएं, ये सब बेचारे, उसमें सिंधी भी हैं, महाजर भी हैं, बलोच भी हैं और पश्तून, इनको हाथ नहीं लगाना हमने। ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं जो फौजी हैं उनके। जब इनकी घरों से लाशें उठेंगी तब जाके इनको अकल आएगी। आप 1,000 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 10,000 आतंकवादी दहशतगर्द मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर के हाल कभी नहीं सुधरेंगे। और दूसरा 26/11, अगर भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं कि मैं गलत ही बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, या आप मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से ये गलत ही बात निकल रही है, लेकिन अगर बंबई में नहीं होगा, दिल्ली की कोशिश करेंगे, बैंगलोर की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कलकत्ता की, कहीं की भी कोशिश करेंगे। अभी तो इनको हमने रोक रखा है, पर हमने इनको 10,000 बार रोक दिया। मैं कह रहा हूं इतने सालों में, 10-12 साल में 10,000 बार हमने रोक दिया। लेकिन आरिफ साहब, वही एक बार इनको सक्सेसफुल होना है कहीं से छुपके से, अगर निकल गए। स्लीपर सेल्स इंडिया में। इसीलिए आपको दूसरी चीज ये है कि आपको स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी, ताबूत में सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। आप आतंकवादी, आप काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप करते रहिए। आप 30 साल से कर रहे हैं, अगले 30 साल और करते रहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं, आपको उनकी फॉल्ट लाइंस का मैंने आर्टिकल भी लिखा था। क्लॉज एक मैगजीन है, सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर स्टडीज, उसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान का एक फॉल्ट लाइंस है पाकिस्तान में, आपको उन फॉल्ट लाइंस की आपको उनका फायदा उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके वहां पे शिया सुन्नी की फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है क्योंकि सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, शिया कम है। फिर वहां पे देवबंदी और बरेलवी की फॉल्ट लाइंस हैं, वहां पे अहले हदीस हैं, सेवनर्स हैं, ट्वेल्वर्स हैं, जो भी हैं। एक दूसरा जो बलोच हैं, फिर आपके महाजिर हैं, आपके आपके और लोग हैं जो गए हैं, जो पश्तून, अभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वहां पे है। आप ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो वहां पे पाकिस्तान में जन्म ले रही है, ये सब पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं। और इसके लिए एक खासा बजट तैयार करके खुले में आके इंडिया सपोर्ट करे इस चीज को। और यहां तक मैं कहूंगा कि मैं कई बार कह चुका हूं, मैं दोबारा आपकी शो में आरिफ साहब कहूंगा कि इंडिया बलोचों को, कम से कम जो सिंधु देश वाले हैं उनको, महाजिरों को, जो भी है, इनको आप एम्बेसी इन एग्जाइल का दर्जा दें इंडिया में। ठीक है? ये देखिए, या तो आप उनकी मदद करें जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं, या तो आप उनकी मदद करें, या आप उनकी मदद ना करें। आप एक बार भारत फैसला कर ले। ये थोड़ा बहुत मदद करना, फिर ना करना, फिर बात करना, फिर 15 दिन बात ना करना, ये इससे क्या होता है कि आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, इंडिया के पास डिप्लोमेटिक क्लाउड की, डिप्लोमेटिक दम की कमी नहीं है, और दुनिया हमारा लोहा मानती है। और अमेरिका भी जानता है कि अगर चाइना के खिलाफ अगर कोई मुल्क खड़ा है तो भारत खड़ा है, और किसी की हिम्मत है नहीं इस एरिया में। तो हमें यह करना चाहिए आरिफ साहब कि नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, एक लाइन से आप 4-5 पाकिस्तान की जो भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप एम्बेसी इन एग्जाइल खोलें। आप बलोचों को बुलाएं, यहाँ पे जो बलोच हैं वो आएंगे, यहाँ पे महाजिर आएंगे, यहाँ पे पश्तून आएंगे, और आप बोलिए कि यहाँ पे, और इनका बजट तैयार करके इनके जो बच्चे हैं इनको ट्रेनिंग देनी है। पर ट्रेनिंग किस में? हथियार में नहीं ट्रेनिंग देनी, इनको ट्रेनिंग देनी है डिप्लोमेसी में, इनको पढ़ाई देनी है, इनको आला तालीम देनी है दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में। फिर इनको बोलना है कि तुम जाओ और बच्चों अपनी कहानी सुनाओ कि पश्तूनों पे क्या जुल्म हो रहा है। तुम हार्वर्ड जाओ, तुम कैम्ब्रिज जाओ, तुम ऑक्सफोर्ड जाओ, तुम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाओ, तुम वाटन जाओ, तुम येल जाओ, तुम दुनिया भर के जो कॉलेजेस हैं यूरोप और अमेरिका में, हर जगह जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, दुनिया भर की जगह तुम जाओ और ये बात करो। तीसरी चीज, काउंटर प्रोपेगेंडा। एक तो एंटी प्रोपेगेंडा होता है, काउंटर होता है। एंटी वो हुआ कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करा और आपने उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करी, राइट?
काउंटर प्रोपेगेंडा में आपने एक तो वो करा ही जो करा, जो मैं बोल रहा हूं कि उसके खिलाफ करा। दूसरी चीज, आपने उसके पहले एक पाकिस्तान के खिलाफ जो नजरिया है, आपको वो सोशल मीडिया पे तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फंड करनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट्रीज, आपको फंड करनी पड़ेंगी वेब सीरीज, आपको फंड करना पड़ेगा सिनेमा, आपको फंड करनी पड़ेंगी हॉलीवुड की फिल्में। और जरूरी नहीं कि हर हॉलीवुड की फिल्म $100 मिलियन की बन रही है, $10 मिलियन की, 20 की भी बनती है, हर किस्म की। तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। आपका $60 बिलियन का एनुअल डिफेंस बजट है आरिफ साहब, इंडिया का 60 बिलियन। आप ये सब चीजों के लिए $1 बिलियन नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितना है? 7,000 करोड़, कुछ भी नहीं है 7,000 करोड़। आप 7,000 करोड़ रुपए इसके लिए डालिए, तो यही काम होगा कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस, इनके एम्बेसी, ये जो पश्तून है, महाजर हैं, इनके बच्चे, इनको आप दिल्ली में अब्रॉड आला तालीम दीजिए। और तालीम से फिर मेरा मतलब है, फिर वाज़ेह तौर पे कहूं, ये हथियार, देखिए हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हथियार तो एक चीज है, आप इनको तालीम दीजिए डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। इनको मोटिवेट करिए और फिर इनको बताइए कि किस तरीके से तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे बाबाओं पे पाकिस्तान ने जुल्म करा है, और तुम जाके एक्सपोज करो। तो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए, जो हम लोग कहीं ना कहीं आरिफ साहब लैक कर रहे हैं, और ये हमें करना पड़ेगा। आपने ये जो स्ट्रेटेजी बलोच के हवाले से बताई, अब आज से 3-4 साल पुरानी बात है कि जिनीवा में मैं बैठा था मेहरान मरी के साथ और बरामदा गुप्ती के साथ। तो ये दोनों साला बहनोई हैं। तो ये जा रहे थे, बरामदा की जिनीवा में अजाइलम एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो ये इंडियन एम्बेसी गए थे बर्न में और अजाइलम क्लेम की थी। तो भारत ने अजाइलम देने से इनकार कर दिया। क्या आप समझते हैं कि आपने जो कहा कि एग्जाइल में एम्बेसी खोलनी चाहिए बलूचिस्तान की, क्या ये नजर आ रहा है आपको फ्यूचर में होता हुआ? भारत की स्ट्रेटेजी चेंज होगी इस हवाले से, या बेचारे बलोच स्टेटलेस बैठे रहेंगे? यूरोप में इनके ऊपर इतनी पाबंदी है कि इनके फोन तक टैप हो रहे हो और इनकी मूवमेंट टोटल बाउंडेड, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप समझते हैं कि भारत की स्ट्रेटेजी चेंज होगी कोई? आरिफ साहब, मुझे पक्का 100% यकीन है कि भारत की स्ट्रेटेजी चेंज होगी। भारत का क्या है, एक टिपिकल नेचर है भारत का, जिससे काफी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और काफी लोगों को समझ में नहीं आता। इंडिया क्या है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन इंडिया के कदम ऐसे नहीं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने फट से कारगिल के ऊपर अटैक कर दिया और 2 महीने बाद दुम दबा के वापस भाग गया, राइट। फट से 1965 में अटैक कर दिया अखनूर में, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अखनूर अभी यूनियन टेरिटरी, पहले स्टेट था, अखनूर इज इन जम्मू, वहां पे अटैक कर दिया। फिर 20 दिन के बाद बोला, अरे साहब हमने तो दिफाई पाकिस्तान कर दिया, हमने लाहौर बचा। लाहौर तो बचा बचा था, लाहौर को क्या हुआ था? ये तो इन लोगों ने छेड़ा उसको, तब जाके लाहौर खतरा। तो इंडिया के साथ ये कि इंडिया धीरे धीरे चलता है, लेकिन इंडिया पीछे कभी कदम नहीं लेता। हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान की टिपिकल, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे पाकिस्तान का सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि फौरन से 10 कदम आगे लो। ये 10 कदम आगे लेते हैं, फिर 100 कदम पीछे चले जाते हैं डर के मारे। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया सिर्फ 4 कदम आगे लेगा, लेकिन इंडिया 1 कदम पीछे नहीं लेगा, वो 4 पक्के कदम होंगे। और मुझे यकीन है, जो आरिफ साहब आपने बात करी है, ये जरूर होगा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करूंगा कि ये जरूर हो, कि ये खुले। और जो जहां तक मेहरान मरी की बात है, आपने बरमदा बुक्ति की बात करी, और भी जो बलोच लीडर हैं, इनको ना, रादर देन सेइंग कि आप इनको ये असाइलम, ये सब, दे शुड बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप। आप इनको इंडियन सिटीजन बनाए, इंडियन पासपोर्ट दें और बोलें कि आपको जो काम करना है इंडिया में करो ना। अब यूरोप में, अब ठीक है, वो बेचारे इंडिया नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारी कमी है ना, इंडिया की कमी है, उनकी कमी थोड़ा है। उन्होंने तो, वो तो क्या कर सकता है बेचारा आदमी, वो ब्रह्मदास गुप्ता क्या कर सकता है? अप्लाई तो कर सकता है, मेहरान मरी अप्लाई तो कर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। इंडिया को इंडियन सिटीजनशिप उनको देनी चाहिए, उनको घर देना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनको मंथली बजट देना चाहिए, उनके स्टाफ को तनख्वाहें देनी चाहिए, राइट। उनका एक ऑफिस होना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर, उनका एम्बेसी इन एग्जाइल होना चाहिए, और उनको फिर उनके साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि जी जो। और दूसरी चीज है कि बलूचिस्तान क्या है, बलूचिस्तान सिर्फ वो नहीं है जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वो भी जो ईरान के अंदर है, दोनों मिला के बलूचिस्तान है। वो बलूचिस्तान को आजाद अगर करना है, तो देखिए बलोच तो क्या कर रहे हैं ना, अपना खून बहा रहे हैं, राइट। ये जो बलोचों के सरदार बाहर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इनके खानदान वालों को मार दिया, नवाब साहब अकबर मुफ्ती साहब को इन्होंने शहीद कर दिया, तो करा ना पाकिस्तान ने। तो वरना अपना घर छोड़ के, आरिफ साहब एक बात, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो आप अपना वतन छोड़ते नहीं छोड़ते? आपके साथ जाती करी ना, आपके साथ जाती करी, टॉर्चर करा, इसलिए आप आए वहां से। मैं यही तो बात कह रहा हूं, ये पूरी स्ट्रेटजी गलत है। और मुझे यकीन है पक्का कि 1-2 साल में आप जरूर देखेंगे कि बहुत बड़ा कोई पॉलिसी चेंज आएगा। मैं तफसील से नहीं बता पाऊंगा इस चीज को, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज आएगा, और मैं इससे पूरी उम्मीद रखता हूं कि जितने भी आपके बलोच, बड़े नाम हैं, छोटे नाम हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बुक्ती हो, मरी हो, या कोई भी और कबीले का सरदार हो, राइट,
अपने जो जो भी हो, हरवेर मलिक साहब जो भी हो, ये सब लोग आए, इनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए और इनको सारी सहूलियत। देखिए, एक कहावत है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, भूखे पेट ना हो भजन को पाला। भगवान का भी भजन होता है ना, भरे पेट पे होता है, राइट। बलोच तो अपनी जानें दे ही रहे हैं ना बलोचिस्तान में, वो और क्या कर सकते हैं भाई? इंसान अपनी और अपने बच्चों की जान दे सकता है, इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद रख रहे हैं? पर क्या इंडिया वो कर रहा है जो इंडिया को करना चाहिए? इंडिया नहीं कर रहा, पर इंडिया करेगा जरूर, ये बात तय है। 100% आप लेके ले लीजिए गारंटी, इंडिया इसको करेगा आरिफ साहब, और ये जबरदस्त तरीके से इंडिया करेगा इसको। और ये जितनी भी चीजें हैं, ये एम्बेसी इन एग्जाइल, क्योंकि इंडिया पहले कर चुका है ये तिब्बत की एम्बेसी इन एग्जाइल है धर्मशाला में। अगर हम चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान किस गिनती में आता है? आप दीजिए ना चाणक्यपुरी में, जो ये पूरा मालचा मार्ग है चाणक्यपुरी का एरिया, एक लाइन में दीजिए उनको 8 प्लॉट की। यहाँ पे सिर्फ ये एक बलोच का होगा, एक मुहाजिर का होगा, किसका होगा, सब सिंधु देश का होगा, सबका होगा अलग अलग। यहाँ से करें, आप मुहिम शुरू करें। मैं तो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, पैसा भी नहीं लगता ज्यादा, और इसमें ज्यादा कोई कैपिटल, देखिए अगर यूरोपियन कंट्री कर सकती है सारे, लंदन तो एक ऐसी जगह है, ठीक है साहब, जहां पे सब कुछ बोलना अलाउड है। लंदन में तो दुनिया भर की चीज है, ठीक है। वहां पे लंदन से सो कॉल्ड खालिस्तान की भी मूवमेंट चल रही है, सो कॉल्ड कोट अनकोट कश्मीर को आजाद करने की भी मूवमेंट चल रही है, चल ही रही है ना। ये लॉर्ड नजीर जो जेल में गया, सॉरी जो जिसको अभी निकाला वहां से बेइज्जत करके, यही तो काम करता था, फ्री कश्मीर के पोस्टर बसों पे लगाता था। आईएसआई का आदमी है वहां पे, हम नहीं, मैं मिला हूं उसको किंग्स कॉलेज में। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे आरिफ साहब कि अगर यूके में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? किस चीज की घबराहट है, किस चीज का डर है? अगर आप चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं, अगर हर एक हिंदुस्तानी, क्योंकि आप भी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आरिफ साहब, अगर इंडिया अपने आप को दुनिया का सुपर पावर दिखाना चाहता है, तो इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। सबसे पहले जो अपनी हरकत है ना, अपनी हरकत सुपर पावर वाली करनी होगी। ये चुपचाप ये 1950 60 70s वाला इंडिया जो सबको कहता था जी आपको बुरा ना लगे, अगर किसी को बुरा लगता है तो हम तो चाहते हैं लोगों को बुरा लगे, लगे बुरा अच्छी बात है। मेजर साहब, अभी फ्रांस में एक प्रोफेसर का गला काटा गया। एक फ्रेंच के मरने पे फ्रेंच प्रेसिडेंट खड़ा हो गया और उसने नाम लेके कहा कि इस्लामिक टेररिज्म है। ऑस्ट्रिया में छोटा 26/11 हुआ। 26/11 तो हाई स्केल पे था, ये छोटा सा हुआ। ऑस्ट्रिया का प्राइम मिनिस्टर निकल पड़ा, इन्होंने नाम लेके इस्लामिक टेररिज्म कहा, इन्होंने इस्लामिक मस्जिदों पे पाबंदियां लगाई, नए लॉज आए। जबकि हम देखते हैं कि दुनिया में इस इस्लामिक टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम इंडिया है। गजवा हिंद के नाम का चूरन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हर मुसलमान को पिलाया जाता है। गजवा हिंद डायरेक्ट अटैक है हिंदुस्तान की आजादी के ऊपर। तो हिंदुस्तान ने आज तक इसको इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहा, जबकि ये इस्लाम के नाम पे सारा कुछ हो रहा है खेल। तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान मतलब कहीं ना कहीं तो जाके इस इशू को एड्रेस करना होगा ना? देखिए साहब, मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे लोगों में समझ की कमी है, या इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी चीज की कमी है। क्योंकि यहाँ पे जो भी थोड़ा पढ़ लिख जाता है उसको सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगर किसी ने कम्युनल बोल दिया, तो अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ इस्लामिक टेररिज्म, और मैं 100 बार यूज कर भी चुका हूँ, अगर मैं यूज करता हूँ तो ये मेजर गौरव आर्या जो है, ये तो संघी है, ये तो बिगट है, ये एक बीजेपी का भक्त है, ये आरएसएस का है, ये पता नहीं कौन कौन सी चीजें। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं नहीं, और मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन ये इस तरीके से एक इसके ऊपर आरिफ साहब आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है एक्चुअली। मैं आपको वो भेजूंगा एक वीडियो, मैं कोशिश करूंगा उसको निकालने की। एक अंग्रेज है, जर्नलिस्ट है, जिसने बात बोली थी, मेरा वीडियो पड़ा था कहीं पे मेरे पास, कि बड़ी अच्छी उसने बात बोली कि यू नो ये चाइनीज तरीका है काम करने का। चाइनीज तरीका ये है कि जो चीज आपको बुरी लगे आप उसी पे अटैक करो। आपको इंडियंस इस चीज पे बड़ा गर्व करते थे कि हम लोग एक ऐसे मुल्क हैं, यहाँ पे हम सब लोग आराम से रहते हैं, एक साथ भाई बहन की तरह रहते हैं हम लोग सब, और वो मतलब हम लोग एक सेक्युलर मुल्क हैं। जबकि सेक्युलरिज्म का ये तो बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पे जोड़ा गया था। बाबा साहेब अंबेडकर जी के टाइम पे तो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें सेक्युलर वर्ड नहीं था, पर यहाँ पे यूज करा। तो उसमें क्या है कि यूज योर यूज योर फॉल्ट लाइन्स, और यूज योर ओन, जिसको कहते हैं ना कि जो आपकी कमियां हैं, राइट, योर वीकनेसेस, वीकनेस इज नॉट द राइट वर्ड, आई एम लुकिंग फॉर दैट वर्ड,
यूज योर ओन वीकनेसेस अगेंस्ट यू। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि मैं आरिफ अजकिया साहब को बोलूंगा कम्युनल है, तो आपको बुरा लगेगा इस चीज का, तो मैं बार बार आपको बोलूंगा कम्युनल, चाहे आप कम्युनल हो ना, मैं आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा मीडिया में, सोशल मीडिया में, आरिफ अजकिया कम्युनल है, कम्युनल है, कम्युनल। ये इंडिया में, और इंडिया में जो है इस्लामिस्ट्स का और कम्युनिस्ट का एक बहुत तगड़ा गठजोड़ है। ये आपको मिल जाएगा जामिया मिलिया में भी मिल जाएगा, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आपको जादवपुर में यूनिवर्सिटीज के थ्रू अब ये धीरे 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 उनको उखाड़ रहे हैं और ये सब हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी कमी है और आपने ठीक पहचाना, हम में कमी है। अगर जो हमारी दुश्मनी जिससे है, अगर आप दुश्मन का नाम न लें, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और रेडिकल इस्लाम से बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है इंडिया को, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है सब, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है और इससे मुल्क खतरे में है। मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता आरिफ साहब यहाँ पे, कि मैं कोई लंबी बात कर दूं यहाँ पे और ये बोलूं कि सब यहाँ पे कुछ बहुत लड़ाइयां हो रही हैं दो कौम नहीं, मैं दो कौमों के बीच में, दो रिलीजन्स के बीच में, हिंदू मुसलमान की लड़ाई की बात नहीं कर रहा। वो एक बहुत छोटी सी बात है, 130 करोड़ का मुल्क है। जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जो बच्चों को भेजते हैं आईसिस के साथ लड़ने केरला से, जो वहां पे फिदाइन हमले करवा रहे हैं कश्मीर में, ये सब ऊपर से नीचे, और बीच में भी जो लोग इनको टेलीविजन डिबेट्स पे इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही हो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये लोग खुद रेडिकल इस्लामिस्ट्स कहते हैं कि आपने बात करी गजवाए हिंद की, ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में शरिया नाफिज होना चाहिए, लेकिन ये आपस में चुप चुप के बात करेंगे शरिया नाफिज होना चाहिए, लेकिन जब सबके सामने बात करेंगे तो ये बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो ये तो बेसिकली मुनाफिक है ही। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडिया की जो सेक्युलर आइडेंटिटी है उसका फायदा उठा के, इसीलिए तो ये लोग इतना ज्यादा यूरोप में क्यों एक्टिव है। यूरोप को भी यही प्रॉब्लम है ना, यूरोप की यही प्रॉब्लम है। बट मुझे एक बात, मैं आरिफ साहब आपसे भी एक बात समझना चाहता हूँ, आप तो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं आप, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जिसको हम व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं ना, व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी कि अंग्रेजों ने जुल्म करा, अंग्रेजों ने तशद्दुद करी, तो फिर अगर कोई कहता है अंग्रेजों को कि यू आर रेसिस्ट और अंग्रेज को बुरा लगता है, तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने कॉलोनियल एक्सपीरियंस था दुनिया का, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को गायब कर दिया, मार दिया, स्लेवरी में भेज दिया, तो अंग्रेज कहीं गिल्टी थे। मुझे तो आरिफ साहब ये समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर तो राज हुआ, हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे मतलब हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं ने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो सम हिंदूज फील गिल्टी फॉर व्हाट हैव वी डन एक्चुअली, मतलब हमने किसी के साथ क्या बुरा करा। मैं तो यही समझ के मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आई कैन अंडरस्टैंड ना कि अंग्रेजों ने, चाहे वो डच थे, अंग्रेज से एक जेनरिक टर्म यूज कर रहा हूँ, पोर्चुगीज हो सकते हैं, डच हो सकते हैं, फ्रेंच हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकते हैं, ब्रिटिश हो, यानी कि और भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने तो करा ना, 3/4 ऑफ द नोन वर्ल्ड पे उन्होंने रूल करा है, अफ्रीका से लेकर एशिया से लेकर पूरा दुनिया में उन्होंने रूल करा है। तो इफ दे फील गिल्टी, एक जमाने में रुडयार्ड किपलिंग ने बात करी थी व्हाइट मैन्स बर्डन की, कि ये काले नंगे हैं, इनको सिविलाइज करना, ये जाहिल हैं, इनको सिविलाइज करना एक गोरे आदमी का फर्ज है, ऐसा उन्होंने कहा था। व्हाइट मैन्स बर्डन किपलिंग ने कहा था, किसी और ने कहा था, आई कुड बी मिस्टेकन। तो व्हाइट मैन्स बर्डन, तो आई अंडरस्टैंड व्हाइट मैन्स गिल्ट भी वैसी एक चीज है, ये सच है। आप कभी भी लंदन में किसी को अगर बोल दीजिए, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को कि यू आर अ रेसिस्ट, या अमेरिका में बोल दीजिए यू आर अ रेसिस्ट पढ़े लिखे आदमी को, तो ही टेक्स 3 स्टेप्स बैक, क्योंकि अमेरिका हैज बीन रेसिस्ट। उन्होंने जो ब्लैक्स के साथ करा, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बुरा ही करा, उन लोगों के साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पर हिंदू ने किसी के साथ क्या कर दिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो दिमाग में इतना गिल्ट है। ये कुछ नहीं है साहब, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम, आपने सुना होगा, स्टॉकहोम सिंड्रोम है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, और इसमें जो हाईजैकर्स हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये जिहाद की जो बात करते हैं, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, जो जिहादी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये काफी हिंदुओं में स्टॉकहोम सिंड्रोम है, कि जो आपको हाईजैक करता है, जो आपको किडनैप करता है, आपकी उसके लिए सिंपैथी बन जाती है। So I think there is a large segment of people in India who are suffering from psychological Stockholm syndrome.